हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 7 हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान दें। आज आप लोग का टर्न हिंदी ग्रामर यानी हिंदी व्याकरण का है। तो आज आप लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में चैप्टर 11 है आपका क्रिया। ठीक है, जो चैप्टर का नाम है वो है आपका क्रिया। क्या है? क्रिया। तो क्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। क्रिया का अर्थ होता है करना। ठीक है, क्रिया का सामान्य अर्थ यदि देखें तो सामान्य अर्थ होता है कार्य का होना या कार्य का करना ही आपका क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। ठीक है, क्रिया से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट व पूर्ण होता है। क्रिया के ही वाक्य से क्या होता है? अर्थ उसका स्पष्ट और पूर्ण होता है। इस प्रकार क्रिया वाक्य का अनिवार्य तत्व होता है। ठीक है, चित्र में आप ध्यान देंगी कि यहाँ पे एक लड़की का चित्र है। यहाँ पे एक लड़की का चित्र है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लड़की हंस रही है। अच्छा, एक लड़की है हंस रही है, तो ये क्या कर रही है? मतलब हंस रही है, तो ये हंसना उसका क्या हुआ? क्रिया कहलाएगा। ठीक है, हिरन दौड़ रहा है, तो हिरन कौन सा क्रिया कर रहा है? दौड़ रहा है। ठीक है, पेड़ पर कौवा बैठा है। यहाँ पे देखिए आपका पेड़ है, ये हिरन है, और ये पेड़ पे क्या बैठा है? कौवा बैठा है। तो क्या है? पेड़ पर कौवा बैठा है, तो बैठने का वो काम कर रहा है। यहाँ चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में कोई ना कोई कार्य हो रहा है। पहले वाक्य में हंसने का काम कर रही है वो लड़की, दूसरे वाक्य में हिरन जो है दौड़ने का कार्य कर रहा है, और तीसरे वाक्य में जो आपका कौवा है वो पेड़ पे बैठने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस वाक्य में हंस रही है, दौड़ रहा है, बैठा है, क्रिया क्या? क्रियापद है। व्याकरण में कार्य के होने या करने को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। ठीक है, यदि हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो कार्य के होने या कार्य करने की जो क्रिया होती है उसी को हम क्रियापद कहते हैं या क्रिया कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्रिया का संपूर्ण और संक्षिप्त अर्थ होता है कि किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। किसी भी कार्य को करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं धातु की, तो क्रिया का मूल रूप जो होता है वह क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। क्रिया का जो मूल यानी काम करने का जो मूल रूप होता है वो होता है आपका धातु। क्रिया की रचना धातु से होती है। क्रिया के प्रत्येक रूप में धातु होती है। जैसे हम नीचे आपको बताएंगे कि यहाँ कुछ धातु के नाम दिए हुए हैं और उनके कुछ क्रिया के पद दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देंगी। जैसे धातु है पढ़, तो पढ़ा, पढ़ता, पढ़ती, पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ूंगा, पढ़ो, ये क्या है? ये सारे क्रिया के पद हैं। ठीक है, जैसे लिख, लिखा, लिखता, लिखती, लिखेगी, लिखेंगे, लिखूंगा, लिखो, ये सारे वाक्य क्या है? क्रिया के पद कहलाते हैं। अब यहाँ हंस का देखिए, हंसा, हंसता, हंसती, हंसेगा, हंसेंगे, और हंसूंगा, हंसो, ये सारे क्या है? क्रिया के पद कहलाते हैं। धातु में ना जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है। ठीक है, धातु में ना शब्द जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनता है। जैसे दौड़, धातु हो गया, अब उसमें ना आप मिलाएंगे तो उसका मूल रूप हो जाएगा दौड़ना। क्या हो जाएगा? दौड़ना। जैसे यहाँ देखिए धातु है आपका देख, है ना? हमने बताया है कि धातु में नास जोड़कर क्रिया का मूल रूप बनाता है। ठीक है, या मूल रूप बनता है। तो देख को अगर आप मूल रूप में ना उसमें ऐड करेंगे यानी देखना, तो क्या हो जाएगा? उसका मूल रूप हो जाएगा। तो मान लो एक लड़की देख रही है, ठीक है, तो वो क्या कर रही है? देखने का काम कर रही है। लिख, अब लिख में ना लगाएंगी, लिख धातु में ना जोड़कर उसके मूल रूप अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है? लिखना। धातु की अगर खेल शब्द में ना जोड़कर हम क्या करेंगे? क्रिया का मूल रूप बनाते हैं तो उसको बोलते हैं खेलना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब हम देखेंगे क्रिया के भेद।
क्या देखेंगे? क्रिया के भेद। तो क्रिया जो है वो आपका क्लियर हो गया। किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे मीना रोटी बना रही है, ठीक है, मीना रोटी बना रही है। तो यहाँ मीना कौन सा काम कर रही है? रोटी बनाने का काम कर रही है, ठीक है। तो किसी कार्य के करने अथवा होने का जब बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। बात करते हैं हम क्रिया के भेद के, ठीक है। कर्म की दृष्टि से यदि देखा जाए, कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया, ठीक है। यानी कर्म की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया के दो भेद, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले बात हम करेंगे सकर्मक क्रिया का, ठीक है। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया तो क्लियर हो गया है ना, क्रिया जो है वो आप लोग का क्लियर हो गया कि किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध कराने वाले शब्दों को ही क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे विवेक ने गीत लिखा, ठीक है। अब यहाँ कर्म क्या है? गीत, ठीक है। कर्म हमारा उसमें गीत शब्द है, ठीक है। सुमित खाना लाया, अच्छा कर्म इसमें क्या, कौन सा वाक्य है? खाना, ठीक है। तो उपयुक्त वाक्यों में यदि हम बात करें तो गीत और खाना क्या हुआ? कर्म हुआ। अतः लिखा तथा लाया क्या हुआ? सकर्म क्रियाएं होती हैं, ठीक है। सकर्मक क्रियाएं की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं, ठीक है। कैसे हम सकर्मक क्रिया की पहचान करेंगे? तो क्रिया से पहले, क्रिया तो आप लोग की लिया, जैसे हंस रही है तो हंसना आपका क्या हुआ? क्रिया हुआ। तो हम कहना ये चाह रहे हैं, बताना आप लोग को कि क्रिया की पहचान करने के लिए, सकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जो शब्द उत्तर में प्राप्त होता है वही कर्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कर्म होती है। जैसे हम बात करें विवेक ने क्या लिखा, विवेक प्रश्न हमारा, हमने कहा ना लिखा तो हमारा का क्रिया हो गया। हमने आप लोग को बताया है कि क्रिया शब्द के प्रयोग होने से पहले जिन शब्दों का प्रयोग हम प्रश्न में करते हैं और उत्तर में उसकी जगह जो मिलता है वही आपका सकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे विवेक ने क्या लिखा, अब लिखा आपका क्या हुआ? क्रिया हो गया, ठीक। अब क्रिया के आगे हमने क्या प्रश्न में लगाया, अब क्या के जगह पे जो हमको आंसर मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। जैसे विवेक ने क्या लिखा, तो विवेक ने गीत लिखा। सुमित ने क्या लाया? सुमित ने खाना लाया। अब यहाँ स्पष्ट हो गया कि लिखा और लाया क्या हुआ आपका? सकर्मक क्रिया कहलाएगा। सकर्मक क्रिया क्लियर हो गया ना। यानी क्रिया शब्द के पहले जो शब्द हम प्रश्नों में प्रयोग करते हैं और उत्तर में उन प्रश्नों की जगह पे जो हमको आंसर मिलता है, उत्तर मिलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? सकर्मक क्रिया बोलते हैं। अब हमारा दूसरा जो क्रिया हमने बताया, क्रिया के दो भेद होते हैं, दो पद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया आप लोग को क्लियर। अब हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो है अकर्मक क्रिया। क्या है? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता, जिस क्रिया के साथ कर्म का प्रयोग नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुदीप लिखता है, यहाँ लिखता, क्या लिखता है? यहाँ नहीं है ना, नहीं, तो कर्म हमारा क्या है? नहीं है। रूपा याद कर रही है, अब क्या याद कर रही है? यानी वहाँ पे कोई क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं लिखा। अब याद कर रही है तो क्या याद करे? कर्म नहीं है,
कर्म नहीं है। चूँकि हमारे सकर्म क्या है, उसमें कर्म था, तो प्रयुक्त वाक्यों में क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग नहीं हुआ, अतः यह क्या होता है, अकर्मक क्रियाएं कहलाती है। यह ज्ञात करने के लिए क्रिया अकर्मक है, क्रिया से पहले क्या शब्द लगाकर प्रश्न करते हैं। जैसे सुदीप क्या लिखता है, उत्तर प्राप्त नहीं होता। क्या लिखता है, उत्तर तो हमको मालूम नहीं क्या लिख रहा है। रूपा क्या याद कर रही है, उत्तर प्राप्त ही नहीं हो रहा हमको। अतः जिस क्रिया के पहले क्या शब्द लगाने पर उत्तर प्राप्त नहीं होता, वह आपका क्या कहलाता है, अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है बच्चे। इसके अतिरिक्त भी हमने तो मूल रूप से कर्म के आधार पे हमारे क्रिया दो होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रियाएं और दूसरा होता है अकर्मक क्रियाएं। यदि हम बात करें तो द्विकर्मक क्रियाएं और अपूर्ण क्रियाएं भी होती हैं इन दो क्रियाओं के अतिरिक्त। ठीक है। अब द्विकर्मक क्रियाएं क्या होती हैं, जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। अब जैसे विजय ने अदिति को कलम दी, माता ने बच्चे को खाना खिलाया। अब इस वाक्य में क्या है, इसमें प्रयुक्त क्रियाएं द्विकर्मक है। कैसे, ऐसे क्रियाओं के साथ प्रयुक्त कर्म मुख्य कर्म और गौण कर्म होते हैं। ठीक है। प्राणीवाचक कर्म गौण तथा अप्राणीवाचक कर्म मुख्य होते हैं। प्राणीवाचक कर्म के साथ को कारक चिन्ह प्रयुक्त होता है तथा गौण कारक के साथ को कारक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। ठीक है। ऐसे वाक्य को द्विकर्मक क्रियाएं कहते हैं। चौथा हमारा जो पॉइंट है वो है अपूर्ण क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं में कर्ता तथा सकर्मक क्रियाओं में कर्ता और कर्म दोनों अपेक्षित होती हैं, परंतु कभी कभी क्रिया अपूर्ण रह जाती है। जैसे मैंने देखा, मैं तुम्हें अवश्य लिखूंगा। ठीक है। ऐसे क्रिया को अपूर्ण क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है वो है पूरक। क्या है, पूरक। पूरक किसे कहते हैं, अपूर्ण क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें पूरक शब्द कहते हैं। ठीक है। अपूर्ण क्रिया, जो भी हमारा क्रिया है वो क्लियर नहीं हो रहा है और क्रिया के अर्थ को पूर्ण करने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम पूरक कहते हैं। जैसे मैंने देखा, ठीक, मैंने उसे देखा, मैं तुम्हें पत्र अवश्य लिखूंगा। तो इन वाक्यों में उसे तथा पत्र शब्द क्या है, पूरक का कार्य कर रहे हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। वो हमने जो इसके पहले क्रिया के भेद पढ़े हैं वो कर्म के आधार पे पढ़े हैं। कर्म के आधार पे हमने मुख्य रूप से तो दो ही बताए हैं, पहला था सकर्मक क्रिया और दूसरा था अकर्मक क्रिया। अभी हम संरचना की बात करते हैं तो संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद मुख्य रूप से 3 होते हैं। ठीक है। 3 क्यों होते हैं, 5 होते हैं मुख्य रूप से। यदि संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद के हम पढ़ेंगे तो 5 होते हैं और कर्म के अनुसार पढ़ेंगे तो 2 मुख्य होते हैं, फिर भी हमने उसमें 4 बताया है। ठीक है। संरचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 5 होते हैं। पहला आपका संयुक्त क्रिया, दूसरा आपका प्रेरणार्थक क्रिया, तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया और चौथा है आपका नाम धातु क्रिया। क्या है, नाम धातु क्रिया। ठीक है, नाम धातु क्रिया। और पांचवा जो आपका है वो है आपका विधि सूचक क्रिया। क्या है, विधि सूचक क्रिया। ठीक है। तो ये 5 क्रिया होती हैं। फिर इसी आधार पे हम सहायक क्रिया कुछ पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त क्रिया की। जो क्रियाएं 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। जैसे मुझे जाने दो, जाने प्लस दो। राखी खाना खा चुकी है, खा प्लस चुकी। वह प्रतिदिन मंदिर जाया करती होगी, जाया करती होगी। तो ऐसे वाक्य जो क्रियाओं की 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त क्रियाएं कहते हैं। दूसरा जो है वो है आपका
प्रेरणार्थक क्रियाएं यानी जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करके करवाता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रियाएं कहते हैं। जैसे विपिन ने आयुष से पुस्तक मंगवाई, यानी स्वयं काम नहीं कर रहा है, दूसरों को प्रेरित करके उसको करवाया जा रहा है। तो विनीत ने अपनी बेटी से कपड़े धुलवाती है, विनीता अपनी बेटी से क्या करे, कपड़े धुलवाती है। तो ऐसे तो धुलेंगे नहीं बच्चे, उनको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, यानी उनको प्रेरित करते हैं। तो ऐसे वाक्य को हम क्या कहते हैं, ऐसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया। मतलब हम खुद नहीं कपड़ा धुले, हम किसी के से प्रेरित होकर हम उस काम को करते हैं, तो वो होता है आपका प्रेरणार्थक क्रिया। पूर्णकालिक क्रिया में वाक्य के मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया होती है तो उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब इसमें जैसे नितिन पतंग देखकर दौड़ने लगा, रोहन खाना खाकर सो गया, तो ये क्या है, वाक्य क्रिया के पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो रही है तो उसको हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को नाम धातु क्रिया बताएंगे और विधि सूचक क्रिया के बारे में बताएंगे। फिर आपका ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा, फिर इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग को सेंड करेंगे। ठीक है बच्चे, जहाँ नहीं समझ में आता है कमेंट करिए।